रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वक्त रहते साथ ही गीतांजलि के प्लान को फेल करके अरमान कैसे भी करके मायरा और अबीरा की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। पर पहुंचते साथ ही जब वो मंजर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है। वो अबीरा और मायरा दोनों को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर अबीरा अरमान से चिल्लाकर कहती है कि जल्दी आओ, हम लोग यहाँ पर फंसे हैं, हमें बचा लो। जिसके बाद मायरू कहती है कि मम्मा मैं आपको छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। जहाँ पर अरमान अब जल्दी से डोर ओपन कर लेता है तो वहाँ पर अबीरा मायरू को मनाने की कोशिश करती है कि बेटा आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, सबसे पहले आपकी जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिद मत करो, प्लीज़ मम्मा की बात मान लो, आप मेरे प्यारे बेटू हो ना। पर हमेशा की तरह मायरू जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है। वो कहती है कि नहीं मम्मा, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भी नहीं आऊँगी, क्योंकि आप भी मेरे लिए उतनी ज़्यादा प्रीशियस हो, प्लीज़। वहीं पर अरमान अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इरिटेट होकर कहता है कि प्लीज़ दोनों में से कोई एक तो आ जाओ। यहाँ पर कार बहुत ज़्यादा हिल रही है। जिसके बाद मायरू कहती है कि पापा अगर मैं यहाँ से थोड़ी भी हिली तो मम्मी की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि कार जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। जिसके बाद मरवान कहता है कि बेटू इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम यहीं पर बैठी रहोगी, हमें यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। वहाँ पर अबीरा कहती है कि प्लीज़ अरमान, मुझे पता है तुम दोनों बिल्लियों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़ तुम इसे बचा लो, क्योंकि एक पेरेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे पता है कि ये तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी। मायरू बिना प्रॉमिस लिए वहाँ से उतरने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मम्मा आप मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे उतरने के बाद आप भी धीरे से आ जाओगी। जिसके बाद अब अरमान ये सब देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। पर जल्दी से मायरू से प्रॉमिस करने के बाद मायरा जल्दी से अपना हाथ दे देती है अरमान को और वो जल्दी से बाहर कैसे भी करके उसे खींचने की कोशिश करता है। अरमान पूरी ताकत लगाता है और मायरू को बचाने के लिए वो कार की भी सुरक्षा देखता है ताकि अबीरा कहीं नीचे ना गिर जाए। जिसकी वजह से वो जल्दी मायरू का हाथ खींचकर बाहर निकाल लेता है और कार की भी रक्षा करता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी अबीरा होती है। जल्दी से मायरू को निकालने के बाद वो पहले मायरू को चेक करता है कि कहीं उसे चोटें तो नहीं लगी, और दूसरी तरफ फिर अबीरा को जल्दी से बचाने के लिए वो वहाँ पे चला जाता है। अबीरा को बचाने से पहले ही कार जो है वो और खाई की तरफ मुड़ती है, जिसकी वजह से अब अबीरा को जोर से चिल्लाकर उसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। वहाँ पर अरमान और मायरू जल्दी से बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और मायरू कहती है कि प्लीज़ भगवान मेरी मम्मी को बचा लो। कृष्णा जी, आपको तो पता है ना कि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो लोग एक साथ रहना डिजर्व करते हैं और मैं तो घर भी नहीं जा सकती बिना मम्मी पापा के, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे यहाँ पर अकेला तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। वहीं पर अब मौके का फ़ायदा उठाकर अरमान जल्दी से अबीरा को बचाने के लिए अंदर आ जाता है। कार में बैठते साथ देखते ही अबीरा चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मायरू को एक पेरेंट की तो ज़रूरत बिल्कुल है, अगर तुम भी यहाँ पर आ गए तो मायरू का ध्यान कौन रखेगा? तुम आखिर समझते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ आपसे नहीं बच सकती हूँ। पर अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि मायरू को एक नहीं बल्कि दोनों भी पेरेंट्स की ज़रूरत है, और जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगी मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाला। अबीरा अब कहती है कि नहीं अरमान, मेरी बात मानो, यहाँ से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं कैसे भी करके यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि मायरू को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे अच्छा ध्यान उसका कोई भी नहीं रख पाएगा। हाँ, मुझे ये बात का बहुत ज़्यादा गम रहेगा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, पर मैं अपने लिए तुम्हारी जान और मायरू की जान खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकती। जिसके बाद अब अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम आखिर कैसे मम्मी हो, तुम्हें उसके हर एक बर्थडे पे उसका बर्थडे मनाना है, राइट? तुम्हें उसकी शादी भी करवानी है, क्योंकि अगर उसके लिए कोई मैंने ढूंढा लड़का तो मैं कभी भी उससे ढंग से बात नहीं करूँगा, मैं तो उसे हमेशा जज करूँगा। तो तुम्हें वहाँ पर हमेशा रहना है, तुम्हें उसकी हर एक स्कूल कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी में जहाँ वो जाएगी पढ़ेगी उसका जॉब पहला देखना है, उसका सक्सेस देखना है। तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुमने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया है कि हमारी बेटी हम दोनों मिल के पालेंगे, तो इसका मतलब यही है कि तुम यहाँ से जल्दी निकलोगी। जहाँ पर अबीरा कहती है कि अरमान आखिर तुम मुझे बोलना क्या चाहते हो, प्लीज़ मेरी बात सुन लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर हम ऐसी बातें करते रहे तो मायरू अपने माँ पापा दोनों को खो देगी। जिधर अरमान कहता है कि देखो एक तरफ मारिया की तरफ वो अभी भी अपने कान्हा से प्रे कर रही होगी कि उसकी मम्मी पापा जल्दी से बाहर आ जाए। अब कान्हा का तो नहीं पता, पर अगर उसकी मम्मी ऐसे हार मानेगी तो मैं उसे कभी भी नहीं निकाल पाऊंगा। अब हार मानते हुए अबीरा कहती है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर आऊँगी। जहाँ पर अरमान उससे कैसे भी करके बातों में फंसला कर वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उसके पास जाकर उसे खींचने की कोशिश करता है, कार और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जिसे देखते साथ ही वो डर के कहती है कि नहीं अरमान, मेरा बचना इम्पॉसिबल है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचा लो। पर कैसे भी करके अरमान जल्दी से उसे खींच कर अपने बाहों में ला लेता है और वही कार जो है वो आगे बढ़ने लग जाती है, जिसे देखकर मायरू बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि प्लीज़ नीचे आ जाओ जल्दी से, और अरमान जल्दी से कार के बाहर अबीरा के साथ ही कूद जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। कार देखते ही साथ खाई में गिर जाती है, जिसके बाद अरमान और अबीरा जल्दी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जहाँ अबीरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उसे तो ऐसा लगता था कि बस आज तो मैं इन्हें खो ही दूंगी। जिसके बाद अब अरमान उसे अलग करके उसे संभालने की कोशिश करता है, जल्दी से वो मायरू को भी बुलाता है और एक फैमिली हग हो जाता है। जिसके बाद अब अबीरा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही रहती है मायरू की, तो वो कहती है कि बेटू तुमको कहीं लगा तो नहीं, बूबू तो नहीं होगी? तो वो कहती है कि नहीं नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं।
अरमान का मन तभी भी नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें कोई भी चोट नहीं आई है तब भी हम हॉस्पिटल के पास ज़रूर जाएँगे। पहले एक बार हॉस्पिटल में हम चेक करा लेंगे, उसके बाद ही हम जहाँ चाहिए वहाँ जाएँगे। जिसके बाद अब मायरू कहती है कि नहीं पापा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अबीरा भी मना कर देती है हॉस्पिटल जाने से पहले। वो कहती है कि नहीं, हमें हॉस्पिटल की नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जल्दी से जल्दी एक केस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ये एक हादसा नहीं है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, और ये और किसी ने नहीं, गीतांजलि ने प्लान किया है। जिसे सुनने के बाद मायरू भी कहती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा डरावनी है, मुझे उन्होंने सुबह भी डाँटा। अबीरा कहती है कि हाँ, अगर बस बात मेरी होती तो मैं मान जाती, पर वो कह रही थी कि मुझे और मायरू को वो रास्ते से हटाना चाहती है तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि हम तुम दोनों के बीच में आ रहे हैं, और ये बात मैं कभी भी टाल नहीं सकती, तुम्हें जो करना है कर लो। वहीं पर ये सुनने के बाद अरमान कहता है कि नहीं, रोकोगी तो तुम नहीं अबीरा मुझे, मैंने बहुत दिन से गीतांजलि की सारी टॉन्ट्स सुन चुका हूँ, और वो बहुत ज़्यादा पागलों की जैसे कर रही है, बट ये लाइन तो उसने क्रॉस कर दी है, इसके लिए तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, और तुम भी मुझे इसमें बिल्कुल नहीं रोकोगी। वहीं पर अबीरा कहती है कि मैं तुम्हें आखिर क्यों ही रोकूंगी, मेरी बेटू की ज़िंदगी का सवाल है। इसके बाद अरमान ने फैसला ले लिया रहता है कि वो गीतांजलि के खिलाफ एक एफआईआर फाइल करेगा। जिसके बाद अब वो दादीसा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता देता है कि गीतांजलि की वजह से ये मायरू और अबीरा की जान खतरे में थी। जिसे सुनने के बाद दादीसा को भरोसा तो नहीं होता, पर इतना सब होने के बाद दादीसा को बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि गीतांजलि इतना ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। वहीं पर एक एम्बुलेंस आ जाती है, और एम्बुलेंस को देख कुछ लोग भी अंदर आ जाते हैं, जिसे देख दादीसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद कैसे भी करके वो लोग सबसे पहले घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग एम्बुलेंस देखते हैं, जिसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मायरू कहती है कि मम्मा, आखिर हमारे घर में एम्बुलेंस क्या ही कर रही है। अबीरा उन्हें कहती है कि जाओ तुम जल्दी से अपने रूम में चले जाओ, पर याद रखना कि लॉबी की तरफ से नहीं, पीछे वाले रास्ते की तरफ से जाना, प्लीज़ मम्मी की बात मान लो। जिसके बाद अब मायरू तो चली जाती है, और अरमान और अबीरा को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कि आखिर हो क्या गया है। जल्दी ही वो रिजॉर्ट में पहुँचते हैं तो वो दादी साहब से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि दादी साहब की तबीयत तो ठीक है ना, आखिर क्या हुआ है रिजॉर्ट में, बाहर एम्बुलेंस क्यों है। पर दादीसा की जब वो लोग शक्ल देखते हैं तो दादीसा एक ही तरफ देख रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई रहती है। जिसके बाद अबीरा और अरमान की नज़र भी जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एक स्ट्रेचर दिखाई देता है, जिसकी कवरिंग एक वाइट क्लॉथ से करी गई रहती है। हवा के कारण वो क्लॉथ जो है वो ऊपर से हट जाता है, जिसकी वजह से हमें उस इंसान की शक्ल दिखती है, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि गीतांजलि होती है। ये देखते साथ ही अरमान और अबीरा को भरोसा नहीं होता है कि इसने जो हमारे साथ किया उसके बाद आखिर ये हो क्या रहा है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अचानक से गीतांजलि आखिर गई कैसे, क्योंकि वो तो बचने के लिए बराबर कार से बाहर कूद गई थी। क्या ये किसी की सोची समझी साजिश है या क्या है, पर इसका भी खुलासा अभी 5 मिनट में हो जाएगा। दूसरी तरफ अब अरमान को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि शायद उसकी वजह से उसकी जान गई है, और उसकी वजह से ये सब पागलपन भी हुआ है। वही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब गीतांजलि कार से कूद जाती है और वो रोल करके उस तरफ बचने की कोशिश करती है, वहाँ पर एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से उसका सर जो है वो वहाँ पर टकरा जाता है, और ये सब हो जाता है। जहाँ पर एक नर्स कहती है कि ये सब हमें जल्दी से कॉल आया था कि उनके जो माथे पे है वो चोट लगी, हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश की, पर बीच में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं पर दादसा कहती है कि जब ऊपर वाला न्याय करने बैठता है, इंसाफ करता है, तो वो लाठी भी नहीं सुनाता, और लाठी के बिना ही वो डायरेक्ट इंसाफ कर देता है। और गीतांजलि की सज़ा तो उसे मिल गई, भगवान ने उसे बहुत सारे चांसेस दिए थे बचने के, पर उसने आज जो हरकत की है उसके बाद तो इसका विनाश होना ही था। आज दशहरा है, हमेशा बुराई हार जाती है और अच्छाई की ही जीत होती है, और ऊपर वाले ने आज ये सिद्ध करके दिखा दिया, क्योंकि आज हमें इंसाफ मिल गया। दूसरी तरफ अब हम कियारा को बात करते हुए देखते हैं कबीर से कि जल्दी से उन लोगों का एक टाइमिंग फिक्स हो जाता है जहाँ पे वो लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मनीषा ये बात सुनते ही वो डायरेक्ट कियारा को रोकने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब कब हुआ, और तुम उसकी मैनेजर कैसे ही बनी, ये जो भी तुम कर रही हो कियारा, तुम्हें रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और तुम अबीर के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करोगी। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चला तो तुम्हें पता है कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। वहीं पर काजल आ जाती है, काजल उसे देखकर कहती है कि मनीषा, आखिर तुम उसे क्यों रोक रही हो, आखिर इसमें गलती क्या है। वहाँ पर मनीषा उसे समझाने की कोशिश करती है कि पर ये अबीर के लिए काम करिए, आपको पता है ये कितना ज़्यादा रिस्की है, पर तभी काजल उसे समझाती है कि नहीं, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। अगर कियारा और अबीर दोनों अपना मिलकर करियर सुधारते हैं और आगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो इसमें गलती क्या है, दोनों को साथ में काम करने दो। कियारा को तुमने बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है उसकी लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर वो अभी है, एडिक्शन से अभी बाहर आई है, और उसे जो करना है एटलीस्ट वो तो करने दो। अगर उससे ये काम करने से खुशी मिलती है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और हमें उसका साथ देना चाहिए। ये बोलते साथ ही काजल वहाँ पर कियारा को ब्लेसिंग देकर निकल जाती है। अपनी मम्मी को देखकर कियारा कहती है कि मम्मी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों बस काम ही कर रहे हैं। वहीं पर मनीषा कहती है कि हाँ, तुम क्या काम कर रहे हो ना, ये तो तुम ही जानो, पर ये याद रखना कि जो भी तुम कर रही हो ना वो गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काजल भाभी को धोखा दे रहे हैं। जिसके बाद कियारा समझाती है कि नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
डाइनिंग टेबल पर बैठकर काजल अपने बहू को समझाती है कि बेटा कुछ तो खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है और वैसे भी वो जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए थे। वहीं पर तानिया कहती है कि नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और मुझे इच्छा भी नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, मुझे बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है। वहाँ पर काजल पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम्हें फिर से बेहोश होना है। तानिया कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, भूख भी नहीं है और मुझे अब फिट होना है, अगर मैंने ये सब खाया तो मैं फिट नहीं हो पाऊंगी। वहीं पर काजल कहती है कि किसने क्या कह दिया तुम्हें, किसने कुछ बोला है, तुम वैसे ही फिट हो। वहाँ पर वो क्रिश का नाम ले लेती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पे क्रिश आकर उसे कहता है कि तुमसे ये फिट वगैरह कुछ भी हो नहीं पाएगा, चुपचाप से खाना खा लो और यहाँ से चली जाओ। वहीं पर अब उसको वो चैलेंज कर देती है तानिया ये बोलकर कि मैं तो ये करके रहूँगी। जिसके बाद अब काजल क्रिश को समझाने की कोशिश करती है कि आखिर तू ऐसा क्यों ही रिएक्ट कर रहा है, तुझे समझ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कि वो कितनी ज़्यादा बीमार है, वो कितनी ज़्यादा तकलीफ में है। वहाँ पे मनीषा भी कहती है कि वो ये सब तेरे लिए कर रही है, तुझे समझ नहीं आ रहा, वो बस ये चाहती है कि उसका पति उसका रिस्पेक्ट कर ले और उसे थोड़ा प्यार कर ले, पर नहीं, तुझे तो उसकी और खामियां निकालनी है। ये सब जो भी हो रहा है तेरे वजह से हो रहा है। ये बात हमेशा याद रखना क्रिश कि जो तू अभी कर रहा है ना, इसका भुगतना पड़ेगा तुझे और हम तेरी शादी ज़्यादा दिन तक बचा नहीं पाएगी, आखिर में तुझे ही बचाना है क्योंकि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। जहाँ पर क्रिश ये बोलकर चला जाता है कि हाँ इसमें तो मेरी गलती है ना, गलती वो करे, डॉक्टर की बात वो ना माने और सुनूं मैं। दूसरी तरफ अब हम अभीर और कियारा को देखते हैं, जहाँ पर कियारा जल्दी से उसकी गिटार निकालने की कोशिश करती है। साथ ही में घर में जो मनीषा और काजल ने उसे बोला वो सब भी बातें बताती है। अबीर को भरोसा नहीं होता है, वहीं पर उसका पैर फिसल जाता है और कियारा जल्दी से अबीर के ऊपर ही गिर जाती है बेड पर। वो अबीर को निहार रही रहती है और जब उसे पता चलता है कि वो क्या कर रही है, वो जल्दी से खुद को मार के कहती है कि नहीं कियारा, तुझे काम पे फोकस करना चाहिए, तुझे अबीर पे फोकस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो जल्दी से गिटार के काम पर लग जाती है, जहाँ पर अबीर फ़ोन पर बात कर रहा रहता है और हमेशा की तरह कियारा जो है वो अबीर को देख रही होती है और उसे वापस से ऐसा लगता है कि अबीर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई है। पर वो खुद को संभालती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो अपने करियर पे फोकस करने वाली है। दूसरी तरफ तानिया की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कैसे भी करके वो एक बाइट ले लेती है चॉकलेट का, पर उसे रियलाइज़ होता है तो वो जल्दी से चॉकलेट को रख देती है, कहकर कि नहीं नहीं, तुझे कंट्रोल करना पड़ेगा तानिया, अगर तूने ऐसी ही हरकत करी तो तू कभी भी फिट नहीं हो पाएगी, तेरा वेट लॉस नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वो टेबल पर वो चॉकलेट्स रख देती है। वहीं पर कियारा आके ये सब देख लेती है और वो कहती है कि ये लो, ये जो काढ़ा है ना, वो मुझे जब एडिक्शन हुआ था तो मैं इसे पिया था, जिसके बाद अब मेरा क्रेविंग्स कम हो गया है, तो आपको भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तानिया कहती है कि क्या तुम श्योर हो? तो कियारा कहती है कि हाँ, अब इतनी सारी गोलियां आपने ट्राई कर ली है तो इसे भी ट्राई कर ही लो। वहीं पर वो बहुत ज़्यादा कड़ू रहता है, पर कैसे भी करके तानिया उसे जल्दी से पी लेती है। जिसके बाद अब इतना ज़्यादा कड़ू होता है तो जो कियारा है वो उसे एक चॉकलेट ऑफर करती है कि इतना ज़्यादा कड़ू है, एक बाइट तो ले सकते हो। पर तानिया मना कर देती है कि मैंने काढ़ा इसलिए पिया क्योंकि मुझे इसकी क्रेविंग ना हो और तुम अभी मुझे वही दे रहे हो, मैं कभी भी फिट नहीं हो पाऊंगी। जिसे सुनकर कियारा कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, अपन अपनी लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, ठीक है? तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आपको जब भी ऐसा कुछ लगेगा आप मुझसे आके बात करोगे और ठीक है, इतना कुछ नहीं होने वाला अगर एक बाइट आप खा लेते हो। मैं भी उसे कहती है कि अगर तुझे कभी एडिक्शन का फिर से याद आया तो तू मुझसे बात कर सकती है। जिसके बाद वो बात घुमा देती है और कहती है क्या तू भी अबीर को लाइक करती है, क्योंकि तुम और अबीर अभी साथ में काम कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद कियारा वो टॉपिक को अवॉइड कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब हम देखने वाले हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया अध्याय जो है वो शुरू हो चुका है। अब हमें कल रात में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाई देगा। आखिर इनकी ज़िंदगी के साथ हुआ क्या है ये तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, पर अभीरा और अरमान की ज़िंदगी पूरी ही बदलती हुई हमें दिखाई देती है। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो किसी कॉलेज में है, जहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए अरमान अपना हाथ आगे करता है, अबीरा से इंट्रोडक्शन करता है, पर अबीरा हमेशा की तरह मना कर देती है कि प्लीज़ अरमान ऐसी हरकतें मत करो। आखिर ये लोग कॉलेज में आए कैसे और इनके साथ क्या हो रहा है ये तो अभी तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता, पर इनकी कहानी का नया अध्याय जैसा मैंने कहा कि शुरू हो चुका है। तो शायद ये लोग अब कॉलेज में होंगे, या तो इनका फिर से कुछ जन्म वन्म होगा, या तो सीरियसली अब अबीरा पढ़ने की कोशिश कर रही होगी। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा, मेरे साथ रिव्यू शेयर करना भूलना मत। और सभी रिव्यू पर अगर आप नए होगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं रोज़ ऐसे ही अपडेट्स लेके आते रहूँगी।